चलिए अब सीधे रुक करेंगे भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तक पहुंचने में बहुत योगदान है आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, राज्य मंत्री नगरीय विकास श्री ओपीएस भदौरिया जी, भोपाल की कर्मठ और यशस्वी सांसद श्रद्धेय साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रोटेम स्पीकर हुजूर के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की हमारी लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारी महापौर बहन श्रीमती मालती राय जी, हमारे पूर्व महापौर आदरणीय आलोक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी, किशन सूर्यवंशी जी, प्रमुख सचिव नीरज जी, एमआईसी के सभी सदस्यगण और भोपाल में यहाँ और पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में आज इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े हुए मेरे सभी बहनों, जैसे भाइयों, जबलपुर में सांसद श्री राकेश सिंह जी बैठे हैं, अशोक जी बैठे हैं, अलग अलग स्थानों पर सभी शहरों में आज ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो सभी शहरों के हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे रहवासी संघ जो पधारे हुए हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, वो सभी साथीगण, मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद बहनों और भाइयों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। पाई पाई जोड़कर सुख दुख जहां बसर होता है, छोटा बड़ा जैसा भी हो अपना घर सबसे सुंदर होता है। हर एक का सपना रहता है कि जीवन में उसका अपना एक मकान हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान ये जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। मकान के बिना जिंदगी हम काट नहीं सकते। फुटपाथ पर सोने की कल्पना नहीं की जा सकती। मकान केवल ईंट और गारे का भवन नहीं होता, वो हमारा पवित्र मंदिर जैसा होता है। हमारा शरीर नहीं, शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी निवास करती है। मकान हमारे बच्चों के लिए सपनों का घर भी होता है। मकान हमारे बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य भी होता है। और इसलिए हर एक चाहता है। भारतीय संस्कृति, मैंने तो देखा गांव में भी ये बात चलती थी कि अगर बच्चों के लिए मकान नहीं बनाया तो जिंदगी बेकार है, एक मकान तो बनाओ। हर पीढ़ी, दादाजी का मकान टूट गया तो पिताजी ने बनाया, वो मकान टूट गया, पुराना हो गया तो बेटे ने बनाया। हर एक का सपना होता है मेरा मकान, या एक सपना और होता है मेरे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा, घर तक छोड़ के नहीं जा रहे। और इसलिए शहरों में मेरे गरीब भाई बहन, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन, कई बार मध्यम वर्गीय भाई बहन भी, अब देखो शहरीकरण तेजी से हो रहा है। गांव से आबादी शहरों में शिफ्ट हो रही है। अब शहर में कामकाज के लिए आ गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आ गए और किसी दूसरे काम के लिए आ गए, तो फिर तुरंत इच्छा होती है कि मकान बन जाए। और मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर की कमाई पाई पाई जोड़ के अगर बचाई तो मकान बनाने में खर्चा करते हैं। हमारे कई भाई बहनों ने अलग अलग शहरों में, बिल्डर ने प्लाट काटे या प्लाट काटने वाले ने प्लाट काटे, खेत में काटे, दूसरी जगह काटे। मैं मानता हूं जब वो कॉलोनी बन रही थी तब ये ध्यान देना चाहिए था कि ये वैध बन रही है कि अवैध बन रही है।
हमारे वो भाई बहन जो मकान बनाना चाहता है उसका क्या दोष? जहां प्लाट मिला थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि कमाई है ही नहीं जाता, तो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा के प्लाट खरीद लिया और वहां धीरे धीरे पाई पाई जोड़ के अपना मकान भी बना लिया। अब जब मकान बन गया तब सरकार आई और कहा ये तो अवैध है। मेरे बहन और भाइयों, ये न्याय नहीं है। कॉलोनियों की कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, यहां मकान नहीं बन सकते, यहां नक्शा पास नहीं हो सकता, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी? अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बना लिया? उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? और इसलिए देखिए, सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको निःशुल्क रहने की जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। हम शहरों में भी वर्षों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं उनको पट्टा देके मालिक बना रहे हैं, और एक तरफ जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। हाँ, आगे हम ध्यान रखेंगे कि कोई इस तरह का जमीन खरीदी बेचने वाला कॉलोनाइजर इस तरह की गड़बड़ ना करे। इसके लिए मैं विभाग को सख्त निर्देश देता हूं, क्योंकि भोले वाले लोगों को पता नहीं होता। आया प्लाट काटने वाला कॉलोनाइजर, उसने काट दिया, लोगों ने खरीद लिया। तो नजर रखनी है तो प्लाट काटते समय नजर रखनी है ताकि लोग धोखे में ना आ जाए। मैं पूरे प्रदेश को ये निर्देश दे रहा हूं, प्लाट काटते समय आप तीखी नजर रखें, संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की गई है कि नहीं, वो नियमानुसार है कि नहीं, ये आगे देखें। लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। एक संशोधन और ले आए, ये दिसंबर 2016 से दिसंबर 2022। अरे जनता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों के सुख दुख की साथी है। हमको लोगों की जिंदगी बनाना है, उनकी जिंदगी में सुख और आनंद लाना है। हाँ, अब के बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो अफसर भी जिम्मेदार होगा, उसने रोकी क्यों नहीं। वो आप सब जगह निर्देश निकाल दी, क्योंकि जब कट रही तब देख रहे हैं, तब क्यों नहीं कर रहे हो भैया? जब गड़बड़ हो रही तब रोको तो गरीब बच जाएगा। अब वो फंस गया, मकान बना लिया, बोले अवैध है, ये नहीं चलेगा। और इसलिए भूपेंद्र सिंह जी ने जो चीजें कही है मैं उससे सहमत हूं। एक तो 22 तक ये संशोधन ले आइए, ये जो लिखा हुआ है 2016 इसको 2022 कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये विकास शुल्क की बात छोड़ो छाड़ो यार। भूपेश जी, काहे का विकास शुल्क? विकास अपन तो बैठे, विकास पुरुष हैं अपन तो विकास पुरुष है भाई। तो विकास पुरुष है और विकास करने वाली सरकार है। तो विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा खरीदी बिक्री के लिए भी। और लाएंगे पैसा, कहां नीरज कंजूसी फंजूसी करते हो भाई? ले आएंगे विकास के लिए पैसा। अब कहोगे बेचो खरीदो तब पैसा दो, तो ये है कि सुविधा भी दे दी और मजा भी नहीं आया कोई। सही बात है कि नहीं? अरे मेरी बात का समर्थन करो ना, सही है कि नहीं? इसलिए वैध मतलब आधी अधूरी वैध नहीं, पूरी की पूरी वैध। हम अब नियमित कॉलोनियों की तरफ, इन कॉलोनियों में
विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि उपलब्ध कराएंगे। रेगुलर कॉलोनियों की तरह वहां राशि उपलब्ध होगी और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा विकास के काम वहां होते जाएंगे। जितनी जरूरी अधोसंरचनाएं हैं, बिजली है, पानी है, धीरे धीरे देखो रहती तो जनता ही है यार, कौन रहता है? जनता ही तो रहती है। कि जनता है तो बिजली नहीं दोगे, कि जनता है तो पानी नहीं दोगे, कि जनता है तो नाली नहीं बनाओगे, जनता है तो सड़कें नहीं बनाओगे। अरे जनता है तो बिजली भी देना है, सड़कें भी बनाना है, नाली भी देना है, पानी भी लाना है, लोगों की जिंदगी आसान बनाना है, लोगों की जिंदगी आसान बनाना। इसलिए ये सारे काम वहां प्रारंभ करने के मैं निर्देश दे रहा हूं। ये हम सारे काम वहां प्रारंभ करेंगे। ये 2 संशोधन आपको लाने पड़ेंगे, वो ले आइए फटाफट कैबिनेट में, ताकि इस पूरी प्रक्रिया में आगे भी कोई दिक्कत ना आए। मेरे प्रिय मित्रों, 3-4 चीजें आज पूरे प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं। अब आपको भवन अनुज्ञा मिलेगी, अनुमतियां मिलेगी, बैंक लोन की पात्रता भी आपको मिल जाएगी, बैंक लोन दे सकेंगे। नहीं तो बैंक लोन की पात्रता ही नहीं थी। अब खरीदी संपत्ति लेकिन बैंक लोन ही नहीं दे सकता, अब ये हो जाएगा। नियमित योजनाओं से अमृत योजना हो, अधोसंरचना योजनाएं हो, सांसद विधायक निधि हो, वहां राशि दी जा सकेगी। एक बात मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सभी कॉलोनियों में आप रहवासी संघ का गठन कर लें। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ बन जाए, ताकि कॉलोनियों में सुविधाएं हम ठीक ढंग से देने में सरकार को सहयोग करें। फिर नियमित रूप से आप स्वच्छता का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। स्वच्छता में हमारी कॉलोनियां पीछे नहीं रहनी चाहिए, वो अभियान शुरू हो जाए। अब घर अगर बना लिया है तो घर तो बन गया, अब हम कहेंगे कि घर फलाने के अनुसार नहीं है, तोड़ो या कंपाउंडिंग करो, मुझे लगता है अब ये उपयुक्त नहीं होगा। छोटे प्लाट पे भी बन गया तो बन गया, अब उसको कहां हम कहें कि ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, तो उन मकानों को भी जो जैसे बने हैं उनको भी वैसे ही स्वीकार किया जाएगा, ताकि उनको डिस्टर्ब करने का काम ना हो। देखो भाई, परेशान करने का कोई घर ही मत छोड़ो, नहीं एक आदमी में ऐसा आ गया तो फिर परेशानी, तो परेशानी करने के होने के सारे रास्ते अपन बंद कर दें, ताकि सही अर्थों में कॉलोनियां वैध अपनी होके वहां सारे काम प्रारंभ हो जाए। आज मैं संपूर्ण प्रदेश में अपने सभी भाई बहनों को जिनकी, अब मैं तो अवैध ही शब्द मुझे बड़ा बुरा सा लगता है, काहे की अवैध, उन सब कॉलोनियों को हम लोग वैध मानते हैं। और आप सबसे मेरा अनुरोध है, रहवासी संघ बना के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत भी उन रहवासी संघों को सहयोग करे। 2-3 चीजें चूंकि नगर सारे जुड़े हुए हैं, एक स्वच्छता के अभियान में मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहना चाहिए। अपने अपने नगर को आप स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के अभियान में जनता के साथ जुड़ जाएं, और सभी रहवासी संघों से मेरा निवेदन है इस काम में हमारा सहयोग करें। मध्य प्रदेश नंबर 1 रहना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, रहना चाहिए कि नहीं? तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 हम रखेंगे। दूसरे सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं को मैं ये कह रहा हूं कि हम व्यवस्था पूरी बनाएं, स्वच्छता रखें, अतिक्रमण ऐसा ना हो कि लोगों को परेशानी हो। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, गरीब हाथ ठेला वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, अपनी रोजी रोटी कमाने वाला, दिन और रात मेहनत करके उसकी रोजी रोटी कोई ना छीने। आप संतुलन बनाने का काम कीजिए। आखिर वो कहां जाएगा? मानवीय दृष्टिकोण से सोचें, मानवीय दृष्टिकोण से सोचें, कहां जाएगा? कहीं से अगर भटक के आया है, हाथ ठेला में 1000-2000 के फल खरीद लिए, सब्जी खरीद ली, आप व्यवस्था बनाओ, आप उसको बेरोजगार मत करो। गरीबों के ऊपर
जुल्म नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। दोनों चीजें जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि रास्ते रुक गई, ऐसे खड़े के आने जाने का रास्ता। हमको वो व्यवस्था लेकिन ऐसी मानवीय दृष्टिकोण से बनाओ कि उनको बताओ ना कि यहाँ बैठो, ऐसे बैठो। एक अपन भूपेन जी, ये बेचारों को सबको बुला लो, इनकी पंचायत बुला के उनकी भी सुनते हैं तकलीफ। अगले सोमवार को बुला लो, हाथ ठेला वाले, पथ विक्रेता, गरीब आदमी, अरे वो कहाँ जाएगा बेचारा, उसको भी तो अपने दिल में बिठा के रखना है, उसके भी तो बाल बच्चे हैं, उसके भी सपने हैं, उनको भी हमें देखना है। इसलिए उनकी भी पंचायत बुला ले और उनके भी लिए भी कल्याणकारी फैसले। मैं दोनों में संतुलन बनाने की बात कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि व्यवस्था बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा हर एक का सपना रहता है कि जीवन में उसका अपना एक मकान हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान ये जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। मकान के बिना जिंदगी हम काट नहीं सकते। फुटपाथ पर सोने की कल्पना नहीं की जा सकती। मकान केवल ईंट और गारे का भवन नहीं होता, वो हमारा पवित्र मंदिर जैसा होता है। हमारा शरीर नहीं, शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी निवास करती है। मकान हमारे बच्चों के लिए सपनों का घर भी होता है। मकान हमारे बच्चों के लिए स्वर्णिम भविष्य भी होता है। और इसलिए हर एक चाहता है। भारतीय संस्कृति मैंने तो देखा, गांव में भी यह बात चलती थी कि अगर बच्चों के लिए मकान नहीं बनाया तो जिंदगी बेकार है, एक मकान तो बनाओ। हर पीढ़ी, दादाजी का मकान टूट गया तो पिताजी ने बनाया, वो मकान टूट गया, पुराना हो गया तो बेटे ने बनाया। हर एक का सपना होता है मेरा मकान, या एक सपना और होता है मेरे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा, घर तक छोड़ के नहीं जा रहे। और इसलिए शहरों में मेरे गरीब भाई बहन, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन, कई बार मध्यम वर्गीय भाई बहन भी, अब देखो शहरीकरण तेजी से हो रहा है। गांव से आबादी शहरों में शिफ्ट हो रही है। अब शहर में कामकाज के लिए आ गए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आ गए, और किसी दूसरे काम के लिए आ गए, तो फिर तुरंत इच्छा होती है कि मकान बन जाए। और मकान बनाने के लिए जिंदगी भर की पूंजी, जिंदगी भर की कमाई पाई पाई जोड़ के अगर बचाई तो मकान बनाने में खर्चा करते हैं। हमारे कई भाई बहनों ने अलग अलग शहरों में, बिल्डर ने प्लाट काटे या प्लाट काटने वाले ने प्लाट काटे, खेत में काटे, दूसरी जगह काटे। मैं मानता हूं जब वो कॉलोनी बन रही थी तब ये ध्यान देना चाहिए था कि ये वैध बन रही है कि अवैध बन रही है। हमारे वो भाई बहन जो मकान बनाना चाहता है उसका क्या दोष, जहां प्लाट मिला थोड़ा सस्ता मिल जाता है क्योंकि कमाई है ही नहीं ज्यादा, तो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा के प्लाट खरीद लिया और वहां धीरे धीरे पाई पाई जोड़ के अपना मकान भी बना लिया। अब जब मकान बन गया तब सरकार आई और कहा ये तो अवैध है। मेरे बहन और भाइयों, ये न्याय नहीं है। कॉलोनियों की कॉलोनी, अवैध कॉलोनी, यहां मकान नहीं बन सकते, यहां नक्शा पास नहीं हो सकता, यहां खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। काहे की अवैध? क्या हमने कोई गलत कमाई से खरीदी? अपने खून पसीने की कमाई से अपना आशियाना बना लिया? उसको क्यों अवैध कहा जा रहा है? और इसलिए देखिए सोच का अंतर है। एक तरफ हम गांव में मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चला रहे हैं और जिनके पास रहने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको निःशुल्क रहने की जमीन का टुकड़ा दे रहे हैं। हम शहरों में भी वर्षों पुराने कब्जाधारी जो गरीब हैं उनको पट्टा देके मालिक बना रहे हैं, और एक तरफ जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं।
हाँ, आगे हम ध्यान रखेंगे कि कोई इस तरह का जमीन खरीदी बेचने वाला कॉलोनाइजर इस तरह की गड़बड़ ना करे। इसके लिए मैं विभाग को सख्त निर्देश देता हूं, क्योंकि भोले वाले लोगों को पता नहीं होता। आया प्लाट काटने वाला कॉलोनाइजर, उसने काट दिया, लोगों ने खरीद लिया। तो नजर रखनी है तो प्लाट काटते समय नजर रखनी है, ताकि लोग धोखे में ना आ जाए। मैं पूरे प्रदेश को यह निर्देश दे रहा हूं, प्लाट काटते समय आप तीखी नजर रखें, संपूर्ण प्रक्रिया पूरी की गई है कि नहीं, वो नियमानुसार है कि नहीं, ये आगे देखें। लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। एक संशोधन और ले आए, ये दिसंबर 2016 से दिसंबर 2022। अरे जनता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों के सुख दुख की साथी है। हमको लोगों की जिंदगी बनाना है, उनकी जिंदगी में सुख और आनंद लाना है। हाँ, अब के बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो अफसर भी जिम्मेदार होगा, उसने रोकी क्यों नहीं। वो आप सब जगह निर्देश निकाल दी, क्योंकि जब कट रही तब देख रहे हैं, तब क्यों नहीं कर रहे हो भैया? जब गड़बड़ हो रही तब रोको तो गरीब बच जाएगा। अब वो फंस गया, मकान बना लिया, बोले अवैध है, ये नहीं चलेगा। और इसलिए भूपेंद्र सिंह जी ने जो चीजें कही है, मैं उससे सहमत हूं। एक तो 22 तक ये संशोधन ले आइए, ये जो लिखा हुआ है 2016, इसको 2022 कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, ये विकास शुल्क की बात छोड़ो छाड़ो यार, भूपेश जी काहे का विकास शुल्क? विकास अपन तो बैठे, विकास पुरुष है अपन तो विकास पुरुष है भाई। तो विकास पुरुष है और विकास करने वाली सरकार है। तो विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा खरीदी बिक्री के लिए भी। और लाएंगे पैसा, कहां नीरज कंजूसी फंजूसी करते हो भाई? ले आएंगे विकास के लिए पैसा। अब कहोगे बेचो खरीदो तब पैसा दो, तो ये है कि सुविधा भी दे दी और मजा भी नहीं आया कोई। सही बात है कि नहीं? अरे मेरी बात का समर्थन करो ना, सही है कि नहीं? इसलिए वैध मतलब आधी अधूरी वैध नहीं, पूरी की पूरी वैध। हम अब नियमित कॉलोनियों की तरफ, इन कॉलोनियों में विकास के लिए उपलब्धता के आधार पर राशि उपलब्ध कराएंगे। रेगुलर कॉलोनियों की तरफ वहां राशि उपलब्ध होगी, और जैसे जैसे पैसा आता जाएगा विकास के काम वहां होते जाएंगे। जितनी जरूरी अधोसंरचनाएं हैं, बिजली है, पानी है, धीरे धीरे देखो, रहती तो जनता ही है यार। कौन रहता है? जनता ही तो रहती है। कि जनता है तो बिजली नहीं दोगे, कि जनता है तो पानी नहीं दोगे, कि जनता है तो नाली नहीं बनाओगे, जनता है तो सड़कें नहीं बनाओगे। अरे जनता है तो बिजली भी देना है, सड़कें भी बनाना है, नाली भी देना है, पानी भी लाना है, लोगों की जिंदगी आसान बनाना है, लोगों की जिंदगी आसान बनाना। इसलिए ये सारे काम वहां प्रारंभ करने के मैं निर्देश दे रहा हूं। ये हम सारे काम वहां प्रारंभ करेंगे। ये 2 संशोधन आपको लाने पड़ेंगे, वो ले आइए फटाफट कैबिनेट में, ताकि इस पूरी प्रक्रिया में आगे भी कोई दिक्कत ना आए। मेरे प्रिय मित्रों, 3-4 चीजें आज पूरे प्रदेश में मैं कहना चाहता हूं। अब आपको भवन अनुज्ञा मिलेगी, अनुमतियां मिलेगी, बैंक लोन की पात्रता भी आपको मिल जाएगी, बैंक लोन दे सकेंगे। नहीं तो बैंक लोन की पात्रता ही नहीं थी। अब खरीदी संपत्ति, लेकिन बैंक लोन ही नहीं दे सकता, अब ये हो जाएगा। नियमित योजनाओं से अमृत योजना हो,
अधोसंरचना योजनाएं हो, सांसद विधायक निधि हो, वहां राशि दी जा सकेगी। एक बात मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सभी कॉलोनियों में आप रहवासी संघ का गठन कर लें। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ बन जाए ताकि कॉलोनियों में सुविधाएं हम ठीक ढंग से देने में सरकार को सहयोग करें। फिर नियमित रूप से आप स्वच्छता का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें। स्वच्छता में हमारी कॉलोनियां पीछे नहीं रहनी चाहिए, वो अभियान शुरू हो जाए। अब घर अगर बना लिया है तो घर तो बन गया, अब हम कहेंगे कि घर फलाने के अनुसार नहीं है, तोड़ो या कंपाउंडिंग करो, मुझे लगता अब ये उपयुक्त नहीं होगा। छोटे प्लाट पे भी बन गया तो बन गया, अब उसको कहां हम कहें कि ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, तो उन मकानों को भी जो जैसे बने हैं उनको भी वैसे ही स्वीकार किया जाएगा ताकि उनको डिस्टर्ब करने का काम ना हो। देखो भाई, परेशान करने का कोई घर ही मत छोड़ो, नहीं एक आदमी में ऐसा आ गया तो फिर परेशानी, तो परेशानी करने के होने के सारे रास्ते अपन बंद कर दें ताकि सही अर्थों में कॉलोनियां वैध अपने होके वहां सारे काम प्रारंभ हो जाए। आज मैं संपूर्ण प्रदेश में अपने सभी भाई बहनों को जिनकी, अब मैं तो अवैध ही शब्द मुझे बड़ा बुरा सा लगता है, काहे की अवैध, उन सब कॉलोनियों को हम लोग वैध मानते हैं। और आप सबसे मेरा अनुरोध है, रहवासी संघ बना के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत भी उन रहवासी संघों को सहयोग करें। दो तीन चीजें चूंकि नगर सारे जुड़े हुए हैं, एक स्वच्छता के अभियान में मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहना चाहिए। अपने अपने नगर को आप स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के अभियान में जनता के साथ जुड़ जाएं और सभी रहवासी संघों से मेरा निवेदन है इस काम में हमारा सहयोग करें। मध्य प्रदेश नंबर 1 रहना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, रहना चाहिए कि नहीं? तो मध्य प्रदेश को नंबर 1 हम रखेंगे। दूसरे सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं को मैं ये कह रहा हूं कि हम व्यवस्था पूरी बनाएं, स्वच्छता रखें, अतिक्रमण ऐसा ना हो कि लोगों को परेशानी हो। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, गरीब हाथ ठेला वाला, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, अपनी रोजी रोटी कमाने वाला, दिन और रात मेहनत करके उसकी रोजी रोटी कोई ना छीने। आप संतुलन बनाने का काम कीजिए। आखिर वो कहां जाएगा? मानवीय दृष्टिकोण से सोचें, मानवीय दृष्टिकोण से सोचें, कहां जाएगा? कहीं से अगर भटक के आया है, हाथ ठेला में 1000-2000 के फल खरीद लिए, सब्जी खरीद ली, आप व्यवस्था बनाओ, आप उसको बेरोजगार मत करो। गरीबों के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। दोनों चीजें जरूरी है, ऐसा भी नहीं कि रास्ते रुक गई, ऐसे खड़े के आने जाने का रास्ता, हमको वो व्यवस्था लेकिन ऐसी मानवीय दृष्टिकोण से बनाओ कि उनको बताओ ना कि यहाँ बैठो, ऐसे बैठो। एक अपन भूपेंद्र जी, ये बेचारों को सबको बुला लो, इनकी पंचायत बुला के उनकी भी सुनते हैं तकलीफ। अगले सोमवार को बुला लो, हाथ ठेला वाले, पथ विक्रेता, गरीब आदमी, अरे वो कहाँ जाएगा बेचारा? उसको भी तो अपने दिल में बिठा के रखना है, उसके भी तो बाल बच्चे हैं, उसके भी सपने हैं, उनको भी हमें देखना है। इसलिए उनकी भी पंचायत बुला ले और उनके भी लिए भी कल्याणकारी फैसले। मैं दोनों में संतुलन बनाने की बात कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि व्यवस्था बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि उसका घर उजड़ जाए। दोनों में संतुलन बनाने का काम हमको करना पड़ेगा ताकि उसकी रोजी रोटी भी ठीक ढंग से चल सके। एक मेरा भूपेंद्र जी योजना बनाई, ओपीएसपी बैठे हुए, गरीबों का भोजन। देखो, गरीब आदमी आता है शहर में तो कमाने के लिए मेहनत करता है, और अगर उसका घर नहीं है तो कहीं ऐसे भी आते हैं जो रेन बसेरा में सो जाते हैं, उनसे भी मैं मिल के आया हूं। अब भोजन पे ही उनकी मजदूरी का आधा पैसा खर्चा हो जाए तो बचाएगा क्या बेचारा? और इसलिए 5 रुपया में भोजन उसको सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, ऐसी योजना आप बनाओ। हमारी रसोई दीनदयाल चलती है, उनका विस्तार करो और धीरे धीरे इतने कर दें कि जो बाहर से मेहनत करने आया है वो चैन से खाए,
आत्मा तृप्त हो जाए, ठंडा पानी पिए, उसकी जिंदगी में भी थोड़ी तो राहत दे दे हम, थोड़ा तो प्रेम उस पर भी बरसा दे हम, ताकि कुछ पैसे बचेगा तो परिवार पालने का काम करेगा। अरे इतनी बड़ी सरकार है, क्या 5 रुपया में भोजन नहीं करा सकती? करा भोजन, राम की चिड़ैया है, राम कोई खेत खाओरी चिड़ैया है, भर भर पेट कोई भूखा ना सोए शहरों में। मानवीय सरकार भारतीय जनता पार्टी की। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं चला रहे हैं। आज देश विदेश में उनकी जो प्रतिष्ठा है, जब मोदी जी का सम्मान होता है तो मोदी जी अकेले का नहीं होता, सारे हिंदुस्तान का सम्मान होता है, सारे भारत का मान बढ़ता है। दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मैं बाकी नहीं कहूंगा, लेकिन आप देखिए ये इज्जत बढ़ती है हम सबकी। और इसलिए अपने प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए मेरे बहन और भाइयों। गांव में ये समस्या नहीं है, शहरों में थोड़ी समस्या आ जाती है, इसलिए इसको भी आप करें। एक बार मैं फिर सभी मेरे वो भाई बहन जिनकी कॉलोनी अवैध के कलंक से मुक्त हुई है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रहवासी संघ बनाओ भाई, और अपने लोग भी संपर्क करें कॉलोनियों में जा जाके, अपना लाइव कांटेक्ट रहना चाहिए। ये वो सरकार नहीं है कमलनाथ जी वाली कि गरीबों के पेट पर लात मारे, ये गरीबों की जिंदगी बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसलिए नेतृत्व का पूरा कर्तव्य है हर कॉलोनी में जिनके घर आज वैध हो रहे हैं उनसे संवाद करें, संपर्क करें। जैसे लाडली बहना जैसी योजना 10 जून से 1000 रुपया मेरे बहनों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। अब कई बड़े परेशान हैं, ढपोल संघ की घोषणाएं कर रहे हैं, ढपोल संघ की। आज तो हम कुछ नहीं है, कल हम ये कर देंगे। अरे कल जब थे तब तुमने क्या किया, उसका हिसाब तो दे दो। जब थे तब कुछ नहीं किया। जो झूठे वादे करके मुकर जाते हैं, जो केवल सपने दिखाने के काम करते हैं, उनको जमीन दिखाइए और भारतीय जनता पार्टी को अपने दिलों में स्थान दीजिए, जो केवल जनता के कल्याण के लिए है, आपके कल्याण के लिए है। एक बार फिर मैं आप सबका हृदय से यहाँ अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और कोई परेशानी आ जाए तो अभी चिंता मत करना, मैं हूं ना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया आप अपने कर कमलों से हमारे भाई बहनों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र यानी बिल्डिंग परमिशंस देने का कष्ट करें। बिल्डिंग परमिशंस देने के लिए हम अपने भाई बहनों को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी पुत्र श्री UN अवस्थी, सौभाग्य नगर भोपाल से आई। डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी जी के बाद श्री दिलीप सेठी पुत्र श्री ओम प्रकाश सेठी जी, गायत्री गृह निर्माण, श्री गजेंद्र मालवी पुत्र श्री मुन्नालाल मालवी, आजाद नगर, श्रीमती बबीता वर्मा जी पत्नी श्री भारत भूषण वर्मा जी, सावन नगर, श्री मंजूर खान पुत्र श्री बाबू खान, गायत्री गृह निर्माण,